Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. How are you, dear student? I hope you all are fine. Now, let us discuss about the topic. Yesterday, what we discussed, कल हमने revolutionaries के बारे में पढ़ा था. Okay, let us have some ideas about the chapter. कुछ ideas ले लेते हैं लोग chapter के बारे में. We have gone through with the French Revolution. French Revolution के बारे में हमने discuss किया. We talked about the Napoleon. Napoleon के बारे में हमने discuss किया था. Then we have talked about the liberal nationalists के बारे में हमने पढ़ा. And we have gone through that aristocracies and the middle class, and lately we have discussed about the revolutionaries into the European countries, how these sentiments spreaded into the Europe. कैसे ये जो sentiments थे ये यूरोप के अंदर फैले थे, ये हमने डिस्कस कर लिया है. Let us once recap all it कि हम जो मेजर इंसिडेंट है, मैंने कुछ मेजर इंसिडेंट्स निकाले हैं आपके, that will help you out to recall your the chapter, जो आपके चैप्टर को रिकॉल करने में आपकी मदद करेंगे और आप एक बार इसको रिमेंबर कर पाएंगे आपके. ठीक है, सो लेट अस टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट टू नो. तो हमारा जो चैप्टर अभी तक हमने किया उसके बारे में मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, दैट यू नीड टू रिमेंबर, जो आपको रिमेंबर रखना है, जो आपको याद रखना है. व्हाट इज दैट? स्टोरी ऑफ द रेवोल्यूशन. जो हमारे स्टोरी ऑफ द रेवोल्यूशन मतलब कि जो क्रांतियां कह सकते हैं, रेवोल्यूशन मतलब होता है क्रांति, चेंज, बदलाव. That started from the French. वो कहाँ स्टार्ट होता है? फ्रांस से. That is we have gone through that. We have started it from the revolution of the France 1789. So the first change that we have seen in Europe was the French Revolution in 1789, whereas the monarch was overthrown and constitutional monarch was established, and later it was established the complete republic. पहले इसमें जो लुई 16 होते थे, अगर आपको रिमेंबर है तो ये लुई 16 है, उसको हटा दिया जाता है. और हटाया इन द सेंस ही वॉज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर लाया जाता है बिकॉज ऑफ द नेशनल असेंबली. नेशनल असेंबली अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, दे फॉलोड इट. देन चेंज इज कमिंग ओवर देयर. नेक्स्ट वन इज, उसके बाद फिर से आगे बदलाव आते हैं आपके, ये कंटिन्यू रहता है आपका. जिसमें मैंने आपको बताया जैकोबिन क्लब कुछ कंटिन्यू, उसके बाद जैकोबिन क्लब्स आ जाते हैं आपके. देन डायरेक्टरी हमारे पास आती है. डायरेक्टरी आने के बाद अगेन भी नेपोलियन इरा. उसके बाद हमारे पास जो यूरोप आता है उसमें नेपोलियन इरा आती है. नेपोलियन टुक ओवर पावर इनटू 1804. लगभग 1804 के अंदर उसने सारी पावर को गेन कर लिया था एंड ही इंट्रोड्यूस सम रिफॉर्म्स. दैट इज आपने पढ़ा था, आपका नेपोलियन कोड ऑफ 1804. जो आपने नेपोलियन कोड 1804 पढ़े थे वो आपने पढ़ा, राइट. सो ही इंट्रोड्यूस मेनी रिफॉर्म्स एंड पीपल लाइक द आइडिया. लोगों को उसके आइडियाज भी पसंद आए थे एंड दैट्स व्हाई he was accepted and he won. He conquered the vast area of the Europe. काफी बड़े यूरोप को उसने अपने अंडर कर लिया था. his dream was that the unified the Europe. उसका एक ड्रीम था कि वो यूरोप को क्या करे, यूनिफाइड करे. And for that he has introduced many rules, regulations and the code which is known as the civil code of Napoleon. सिविल कोड ऑफ द नेपोलियन के नाम से भी हम लोग उनको जानते हैं. दैट दीज वर पास इनटू द 1804. जो 1804 के अंदर पास हुए हमारे पास. Then the eras of the Napoleon was from 1804 to 1815, where he was lost into the Waterloo. जो Waterloo होता है वहाँ पे वो हार जाते हैं. Then conservative regime started. अब यहाँ पे होता है कि आपका जो नेपोलियन उसको हटाकर वापस से क्या लाया जाता है, आपका ट्रीटी हमारी होती है हमारे पास वर्सले के अंदर, राइट. So we have it is not Versailles, it is Vienna. It is in Vienna that major power of the Europe met. इसमें आपका जो मेन नाम आता है ब्रिटेन, रशिया, पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया का नाम आता है. दे मैट इनटू द वियना एंड दिस ट्रीटी, दिस मीटिंग वाज हेल्ड बाय द ड्यूक मैटरनिच हु वाज द चांसलर. जो चांसलर था हमारे पास वो इसको क्या करता है, आपका हेल्ड करता है. सो हियर इट वाज डिसाइडेड दैट द ओल्ड regime was under the old regime was established into the France wherever the Napoleon conquered. जहाँ जहाँ नेपोलियन जीता था ही वहाँ पर हमारा क्या हो गया कि जो ओल्ड कंजर्वेटिव रिजाइम था और कंजर्वेटिव्स के बारे में भी आपने पढ़ा था, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड एंड दिस वर्क अप टू 1815 टू 1830. और ये हमारा कंटिन्यू रहा. जो हमारा कंजर्वेटिव्स थे वो कंजर्वेटिव्स इरा रही हमारे पास 1815 से 1830. नाउ टुडे वी आर टॉक अबाउट द इरा ऑफ द रेवोल्यूशन फ्रॉम 1830 टू 1848. आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द इरा जो हमारी शुरू होती है. रेवोल्यूशंस कैसे हमारे पास स्टार्ट हुए, तो फ्रॉम 1830 टू 1840 देयर वर सो मेनी रेवोल्यूशंस टू बी द नेशन स्टेट्स, ताकि लोगों ने अपने आप को जो मोनार्क था उससे अलग कराया और अपने आप को नेशन स्टेट्स में बनाना शुरू किया था. सो दिस वाज स्टार्टेड फ्रॉम द
The revolution era, revolutionists to start with was 1830 to 48. So that the topic we are going to talk about today. जो ये टॉपिक हमारे पास आज हम डिस्कस करेंगे. आई होप यू हैव एन आइडिया. पहला हमारे पास फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, दूसरा हमारे पास डायरेक्टरी वगैरह बनती हैं, जैकोबिन क्लब्स वगैरह आते हैं, फिर हमारे पास नेपोलियन इरा आता है, देन अगेन कंजर्वेटिव्स वापस पावर को गेन करते हैं, एंड अगेन जैसे हमने डिस्कस किया था, द पीपल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटिमेंट्स रिगार्डिंग टू द नेशन स्टेट्स एंड द नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर एमर्जेस इनटू द यूरोप. धीरे धीरे करके राष्ट्र के प्रति अपनी भावनाएं लोगों की विकसित होती जा रही थी, कलेक्टिव बिलोंगिंग बनती जा रही थी. सो पीपल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ अगेन दैट वी शुड ओवरथ्रो द मोनार्क. तो वो हमारा स्टार्ट होता है आपका द सेम थिंग, दैट इज इरा ऑफ द रेवोल्यूशन फ्रॉम 1830 टू 1848. लेट अस डिस्कस. So the first, this movement were mostly led by the liberals and the nationalists. देखिए ये जो हमारे मूवमेंट थे, जो revolutions जो हमारे पास थी, ज़्यादा तो लेड की गई थी वो हमारे पास, these all were led by the revolutionaries middle class. आपने देखा कि मिडिल क्लास के अंदर it has written. अब इसमें कौन कौन से रीजन थे जहाँ पे रेवोल्यूशन हुआ होगा? रीजन्स लाइक इटली का जो रीजन पड़ा, इटली एम्पायर जो था आपका, एट दैट टाइम द इटली वाज नॉट यूनिफाइड नहीं हुआ था आपका. इटली आपका जर्मन स्टेट्स जहाँ पर थे आपके, वहाँ पर द प्रोविंस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन साम्राज्य के बारे में हमने बार बार डिस्कस किया. दिस इज एक बार अपना बुक को जरूर उठाना और उसमें आपके सारे ये जो आपके स्टेट्स हैं, एम्पायर हैं, ये आपके मैप में दिए हैं. जस्ट गो थ्रू द मैप्स, एक बार मैप जरूर देखना है इसका, ठीक है. ऑटोमन एम्पायर एंड द आयरलैंड एंड द पोलैंड. ये आयरलैंड एंड द पोलैंड ये हमारा एरिया पड़ता है, जहाँ पे मोस्टली जो एरिया था आपका वॉज द अंडर द रेवोल्यूशन, जो यहाँ पे बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन हुई. और यहाँ पे जितने भी रेवोल्यूशन थे, दैट दीज वर लेड बाय द revolutionaries middle class. मिडिल क्लास में the liberals nationalists belonging to the educated middle class. अब nationalists और liberal nationalists थे कौन? हमने liberals के बारे में पढ़ा. अब वो मिडिल क्लास थे, और मिडिल क्लास में कौन कौन लोग आते थे? यू नो दैट एजुकेटेड अलाइट में लाइक टीचर हो गए, प्रोफेसर हो गए, ठीक है, आपके बिजनेसमैन हो गए, और आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, ट्रेडर्स हो गए. दीज पीपल वर एजुकेटेड एंड डिमांडेड फॉर द इक्वलिटी. वो डिमांडेड कर रहे थे इक्वालिटी की, एंड दे हैड अ क्वेश्चन ओवर द पावर ऑफ द मोनार्की एज वेल. उन्होंने राजा की पावर पर भी क्या उठाना, क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया था. एंड दे वांट सम फ्रीडम एंड द लिबर्टी. तो वो फ्रीडम एंड लिबर्टी चाहते थे. द सेम थिंग, द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड इन द फर्स्ट रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन टू द अगेन. हमारे पास जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फिर से राजा जो था आपका, देयर वाज द किंग दैट इज लुइस फिलिप्स, ठीक है, उसको हटाया गया. ही वाज रिमूव्ड इन 1830. सबसे पहले जो रेवोल्यूशन हमारे पास 1830 के अंदर हुआ था, वो भी कहाँ पे हुआ? फ्रांस के अंदर हुआ. पहला ओवरथ्रोन जो हुआ वो भी फ्रांस के अंदर हुआ. अब 1830 में आकर भी दोबारा से राजा के खिलाफ कंजर्वेटिव रिजाइम, व्हाट आई मीन टू से दैट कंजर्वेटिव रिजाइम के खिलाफ जो रेवोल्यूशन किया गया था वो फ्रांस ने किया. फ्रांस ने स्टार्ट किया, और जैसे फ्रांस ने स्टार्ट किया, सो ड्यूक मैटरनिच ने उनके क्या कहा इसमें हुआ क्या? लेट अस डिस्कस फर्स्ट. जो लुइस फिलिप था उसको राजा मानने से इनकार कर दिया, एंड ही वाज ब्रॉट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश की गई. जैसे हमने पढ़ा था लुइस 16 के समय में हमने पढ़ा था कि उसको हटाया गया, और उसको जो आपकी नेशनल असेंबली थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर उसको लाया गया. उसको सिर्फ नाम का राजा बनाकर रखा गया, राइट. सो इन चीज को देखते हुए ड्यूक मैटरनिच ने क्या बोला? व्हाट ही सेड, व्हेन फ्रांस नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड. उसने बोला कि जब फ्रांस स्नीज का मतलब यहाँ पे देखिए मीनिंग लिया गया. व्हाट इज दैट मीनिंग? सिर्फ इतना है आपका, जब फ्रांस में कोई भी बदलाव आता है, सो दीज चेंजेस वर सीन इनटू द होल यूरोप. जो बदलाव आ रहा है, थोड़ा बहुत भी बदलाव, अगर फ्रांस में कुछ भी बदलाव आता है, उन बदलावों को पूरे यूरोप में ही देखा जाता है. सो दैट्स व्हाई ही remarked this that when France needs the rest of the Europe catches cold, right? यानी कि जब फ्रांस में हल्का फुल्का कुछ होता है तो पूरे यूरोप में वो सारी लहर दौड़ जाती है. तो ये बिगिनिंग ऑफ द रेवोल्यूशन था, जब फ्रांस ने क्या किया था आपका, लुइस फिलिप को हटाकर उसकी जगह पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश की. देन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो हुआ था बेल्जियम में द सेम काइंड ऑफ थिंग हैपेंड. वहां पे क्या, बेल्जियम ने अपने आप को ब्रेकआउट किया. दिस वाज द पार्ट ऑफ द नीदरलैंड, जो पहले नीदरलैंड का पार्ट था, एंड नीदरलैंड वाज द पार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है. तो बेल्जियम भी क्या हुआ, उसे अलग हो गया, एंड इट हैड बिकम द नेशन स्टेट, और इसने भी अपने आप को उनसे नेशन स्टेट अलग कर लिया. नाउ नेक्स्ट इज, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. अब यहाँ पे ग्रीक की जो लड़ाई थी, इंडिपेंडेंस के लिए जो लड़ाई थी, वो एक काफी फेमस है. छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है, बड़ा भी आता है.
एज आई हैव टोल्ड यू कि ड्यूक मेडी कि ये किसने कहा, व्हेन द फ्रेंच नीज द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस द, ये बहुत सारे क्वेश्चन जो इन बिटवीन क्वेश्चन वो आते हैं आपके, सो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग, आई हैव बीन टोल्ड यू कि आप अपना क्या करना है, आपको यू शुड गो थ्रू द बुक ऑल्सो, आपको ना बुक जरूर पढ़नी है आपकी, ठीक है। चलिए ग्रीक और इंडिपेंडेंस में क्या, लेट अस डिस्कस अबाउट द ग्रीक। ग्रीक था क्या, ग्रीक वाज अंडर द ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। जो ग्रीक था वो ऑटोमन साम्राज्य के अंडर था 15वीं शताब्दी से। इन 1821 अब इसमें हुआ क्या, 1821 द नेशनलिस्ट, वही आपका नेशनल लिबरलिस्ट जो रेवोल्यूशनरीज थे, दे पार्ट ऑफ द स्ट्रगल, उन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई करना शुरू कर दिया। हाउ दे डिड इट, nationalists got support from the Greek who lived outside of the Greece and had sympathy from ancient Greek culture। अब यहाँ पे जो revolutionaries थे उनको क्या मिला, लीड मिली, उनको हेल्प मिली। किससे मिली हेल्प, उनको got help from the outside of the Greece as well, those who were the living outside of the Greek। ग्रीक की हेल्प में उनको, जो ग्रीक ही थे लेकिन वो ग्रीस जो साम्राज्य था उससे बाहर रह रहे थे, उनसे भी उनकी क्या मिली, उनको मदद मिली। एंड वाई दिस वॉज बिकॉज दे ऑल पोइट एंड द आर्टिस्ट, सब लोगों ने क्या बोला, जो ग्रीस है हमारे पास है वो यूरोपियन जो कल्चर है उसका क्या है, कर्डल का मतलब होता है सभ्यता का पालना, जहाँ से सारी सभ्यताएं यूरोप की शुरू हुई हैं। सो पीपल हैड अ सेंटिमेंट टुवर्ड्स द ग्रीक, लोगों की आपके कहते हैं सेंटिमेंट्स थे, दे वॉन्ट द ग्रीस टू बी फ्री, वो चाहते थे कि भाई ग्रीस हमारा क्या हो जाए, फ्री हो जाए। सो दे हेल्प देम, तो यूरोपियन जो लोग थे उन्होंने भी हेल्प की ग्रीक, क्योंकि ग्रीक एक ऐसी जगह पे था जहाँ से आपका, अगर हम ग्रीस से नॉर्थ साइड में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास यूरोपियन पावर शुरू हो जाती है, और अगर हम साउथ में जाते हैं या वेस्ट में अगर हम जाते हैं, सॉरी ईस्ट में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास मुस्लिम कंट्रीज हमारे पास सारे आ जाते हैं। तो दे वॉन्ट टू फ्री ग्रीस फ्रॉम द मुस्लिम कंट्री। सो द पोइट, द इंग्लिश पोइट लॉर्ड बैरन, नाम है उसका, लॉर्ड बैरन, ऑर्गेनाइज द फंड्स, उसने क्या किया, पैसे इकट्ठे किए, एंड ही वेंट फॉर द फाइट बट ही डाइड देयर डाइड बिकॉज ऑफ द फीवर, वहाँ पे वो उनके बुखार होने की वजह से उनकी डेथ हो गई, राइट। बट द ट्रीटी ऑफ, फाइनली देयर वाज अ ट्रीटी, उसके बाद क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832। 1832 के अंदर एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, और ये ट्रीटी की वजह से ग्रीस हैज बिकम द इंडिपेंडेंट कंट्री, और इस तरह से ग्रीस हमारा क्या बन गया, इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था, ठीक है। तो ये दिस वाज द बिगिनिंग, ये हमारे पास बिगिनिंग थी कि किस तरह से फ्रांस से स्टार्ट हो गए। पहले फ्रांस आपका फ्रांस में जो राजा था उसको ओवरथ्रो किया गया, फिर उसके बाद हमने बेल्जियम पढ़ा, बेल्जियम ने भी अपने आप को यूनाइटेड किंगडम नीदरलैंड से अलग कर लिया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, ग्रीक वार, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, सो यू नीड टू राइट ऑल दीज पॉइंट्स, आपको ये सारे पॉइंट लिखने हैं। छोटा क्वेश्चन भी आता है आपका, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, हु गॉट द फ्रीडम, विच नेशन गॉट द फ्रीडम एज अ ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल के अकॉर्डिंग किस जो साम्राज्य को आज़ादी मिली थी, दैट इज ग्रीस, राइट। So these questions you need to write. If again you have any query, then you can call me. I'll definitely answer you. That's all for the day. See you next time. Bye. See you.